मसल सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है वॉल एब्डोमिनल वॉल को कवर करने के लिए। तो यदि उस मसल में वीकनेस के कारण किसी तरह का छेद हो जाएगा या डिफेक्ट जिसको बोलेंगे हम, वो कहीं भी हो सकता है। वो कमर के हिस्से में भी हो सकता है, वो एब्डोमिनल वॉल में भी हो सकता है। हम जो सांस लेते हैं डायफ्राम, डायफ्राम एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 आवर काम करता है। उसमें भी यदि किसी ट्रॉमा की वजह से, इंजरी की वजह से उसमें छेद हो गया उसके मसल में, तो उसको हम हर्निया बोलते हैं, डायफ्राग्मेटिक हर्निया। एडवांस सर्जरी का यही फायदा है कि उसका हॉस्पिटल स्टे कम होगा, उसको किसी पेन कम होगा, ब्लीडिंग कम होगा और किसी तरह का स्कार नहीं आएगा उसके बॉडी में। कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेनिफिशियल है पेशेंट। जवाहर नमस्कार, मैं सुधांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लैब-07। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं क्यूरेस्टा हॉस्पिटल रांची से। और आज सर से हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस लैप्रोस्कोपिक इन हर्निया। तो चलिए सर से हम लोग बात करते हैं। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू। सर सबसे पहले हमारे दोस्तों को छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैं डॉक्टर मेजर रमेश दास, रांची झारखंड से हूँ। मैं क्यूरेस्टा हॉस्पिटल दीपाटोली और क्यूरेस्टा हॉस्पिटल इरपा में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं एक शल्य चिकित्सक हूँ और जनरल सर्जरी, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी और ट्रॉमा सर्जरी मेरा स्पेशलिटी है। थैंक यू। सर सबसे पहले आप जानेंगे हर्निया क्या है और एडवांस लैप्रोस्कोपिक हर्निया में रिपेयर के बारे में आप हमें कुछ बताइए। हर्निया मतलब एक डिफेक्ट, किसी भी चीज में डिफेक्ट हो जाता है। जैसे कि एब्डोमेन है हमारा, एब्डोमिनल वॉल है, उसमें मसल है। मसल सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है वॉल एब्डोमिनल वॉल को कवर करने के लिए। तो यदि उस मसल में वीकनेस के कारण किसी तरह का छेद हो जाएगा या डिफेक्ट जिसको बोलेंगे हम, उसको हम हर्निया बोलते हैं। मतलब डिफेक्ट इन एब्डोमिनल वॉल मतलब हर्निया हो गया। सिमिलरली वो कहीं भी हो सकता है, वो कमर के हिस्से में भी हो सकता है, वो एब्डोमिनल वॉल में भी हो सकता है। हम जो सांस लेते हैं डायफ्राम, डायफ्राम एक ऐसा ऑर्गन है जो 24 आवर काम करता है। उसमें भी यदि किसी ट्रॉमा की वजह से, इंजरी की वजह से उसमें छेद हो गया उसके मसल में, तो उसको हम हर्निया बोलते हैं, डायफ्राग्मेटिक हर्निया। तो हर्निया का मतलब यह है कि एक डिफेक्ट जो कि होना नहीं चाहिए नॉर्मली, उसको हम हर्निया बोलते हैं। सर इसमें एडवांस लैप्रोस्कोपिक हर्निया के रिपेयर के बारे में जैसे बेसिक लैप्रोस्कोपी होता है, कोई भी किसी भी तरह का हर्निया, वेदर इट इज इन द एब्डोमिनल वॉल, वेदर इट इज ग्रॉइन हर्निया, वेदर इट इज इंटरनल हर्निया, वेदर इट इज डायफ्राग्मेटिक हर्निया, उसको रिपेयर करने के लिए हमको एक स्ट्रेंथ प्रोड्यूसिंग मटेरियल का जरूरत होता है, जिसको कि हम मैश बोलते हैं। ठीक है। तो बेसिक रिपेयर जो हम करते हैं, डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं बाहर से, इंसिजन लगा के, चीरा लगा के, और उस डिफेक्ट को क्लोज करते हैं मैश लगा कर, और मसल को क्लोज करके हर्निया को रिपेयर कर देते हैं। ये हो गया बेसिक रिपेयर। एडवांस रिपेयर में इसी प्रोसीजर को हम बिना इंसिजन लगा के कर सकते हैं। जैसे पेट के अंदर लैप्रोस्कोप के द्वारा हर्निया को आइडेंटिफाई करते हैं। हर्निया में हमेशा कंटेंट होता है, मतलब एक उस डिफेक्ट के जरिए कुछ ऑर्गन या एब्डोमेन का कोई हिस्सा उस डिफेक्ट में घुस जाता है। उस डिफेक्ट में मतलब उसको सैक बोलते हैं, उस डिफेक्ट में एकोमोडेट हो जाते हैं, जिसको कि हम हर्निया कंटेंट बोलते हैं। वो कंटेंट में कभी कभी जो पेट के अंदर चर्बी होता है, जिसको ओमेंटम बोलते हैं, ओमेंटम भी हो सकता है, कोई इंटेस्टाइनल ऑर्गन भी हो सकता है, जैसे इंटेस्टाइन भी हो सकता है। मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन होता है 99% ऑफ एब्डोमिनल हर्नियाज में, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन भी हो सकता है, अपेंडिक्स भी हो सकता है, या और कोई इंटरनल एब्डोमिनल ऑर्गन हो सकता है उस डिफेक्ट के अंदर। तो हर्निया में हम डिफेक्ट को रिपेयर करते हैं। तो यदि बाहर से इंसिजन लगा के डिफेक्ट को रिपेयर कर दिए तो वो दैट इज अ सिंपल रिपेयर, जो बेसिक रिपेयर बोलते हैं। एडवांस रिपेयर में हम लैप्रोस्कोप के थ्रू से पेट के अंदर जाते हैं, उस लेयर तक जाते हैं और उस डिफेक्ट को रिपेयर करके उसमें उसको स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करने के लिए मैश लगाते हैं। तो ये हो गया एडवांस लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर, जिसमें कि हम लैप्रोस्कोपी द्वारा करते हैं बिना इंसिजन लगा के। सर लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर में मुख्य स्टेप क्या क्या है। उसमें स्टेप ये होता है कि पहले लैप्रोस्कोप के द्वारा हम हर्निया को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कहाँ है। जैसे जैसे कि मान लीजिए एब्डोमेन है, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एब्डोमिनल वॉल हर्निया है, तो एब्डोमेन में पहले स्किन होता है,
स्किन के नीचे फैट लेयर होता है, फैट लेयर के नीचे मसल होता है, मसल के अंदर पेरिटोनियम होता है और उसके अंदर एब्डोमिनल ऑर्गन होता है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस लेयर में जाके रिपेयर कर रहे हैं। हम बाहर से भी रिपेयर कर सकते हैं, हम पेरिटोनियम के बाहर से भी रिपेयर कर सकते हैं, पेरिटोनियम के अंदर से भी रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए अंदर से रिपेयर कर रहे हैं तो किसी भी स्टेप में पहले हर्निया का जो कंटेंट होता है, जैसे मैंने बताया आपको, वो इंटेस्टाइन भी हो सकता है, वो ओमेंटम भी हो सकता है, वो अपेंडिक्स भी हो सकता है, कोई भी एब्डोमिनल ऑर्गन उसमें जाके फंस सकता है, क्योंकि वो एक डिफेक्ट है, क्योंकि नेचुरली नहीं होता है। तो उस डिफेक्ट के अंदर जो भी ऑर्गन फंसा हुआ है या जो भी स्ट्रक्चर फंसा हुआ है, उस पहले उस डिफेक्ट को उसको नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं, उसको रिड्यूस करना बोलते हैं, रिडक्शन ऑफ हर्निया। तो पहले उस डिफेक्ट के अंदर जो ऑर्गन फंस गया उसको रिड्यूस करके नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं। उसके बाद उस डिफेक्ट का जो साइज होता है उसको रिपेयर करते हैं। उस डिफेक्ट को रिपेयर थ्रेड से भी करते हैं, उसको रिपेयर बहुत सारा आजकल रिपेयर करने के लिए मटेरियल होता है, उससे उसको रिपेयर करके फिर रिपेयर करने के बाद उसको जब क्लोज हो जाता है फिर उसमें हम मैश लगाते हैं। तो मैश पेरिटोनियम के अंदर जाके भी लगा सकते हैं, जिसको लैप्रोस्कोपी द्वारा करते हैं। मैश पेरिटोनियम के जस्ट अपर लेयर में भी लगा सकते हैं, जिसको पेरिटोनियल बोलते हैं। तो अलग अलग लेयर में रिपेयर कर सकते हैं। बेसिक रिपेयर हम बाहर से करते हैं, जिसमें कि मसल को ऑब्जर्व करके, मसल को आइडेंटिफाई करके डिफेक्ट को क्लोज करते हैं। बाकी एडवांस रिपेयर अंदर से होता है, जिसमें कि इंसिजन नहीं होता। सर हम बात करें, सबसे आपने बोला मेस का जिक्र हो रहा है, तो सबसे पहले आप बताएं कि मेस क्या है और लैप्रोस्कोपिक हर्निया रिपेयर में कौन सा मेस का उपयोग करते हैं और ये कितना सेफ है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैश एक मैश को आपने देखा होगा कभी कभी, जैसे दीवार में छेद हो गया या दीवार आपका क्रैक हो गया, तो उसको कैसे रिपेयर करना है? उसमें भी लोहा का मैश लगता है, उसके ऊपर फिर प्लास्टर कर दिया जाता है। तो सिमिलरली मैश एक स्ट्रेंथ प्रोड्यूसिंग मटेरियल है। वो यदि हम सिंपल हर्निया रिपेयर करते हैं, सिंपल वो प्रोलीन का होता है। प्रोलीन मतलब एक प्रोटीन मटेरियल का होता है, जो कि एब्जॉर्ब नहीं होता है शरीर के अंदर। जो हर्निया को स्ट्रेंथ, हर्निया रिपेयर में एब्डोमिनल वॉल को स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करने के लिए वो एक स्ट्रेंथ प्रोड्यूसिंग मटेरियल है। वो यदि हम ओपन रिपेयर कर रहे हैं तो सिंपल प्रोलीन का होता है। प्रोलीन का, सिंपल प्रोलीन का मतलब वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता है। इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो एब्जॉर्ब नहीं होता है, वो जैसा है वैसे ही रहता है, बट वो लाइफ लॉन्ग बॉडी के अंदर रहता है और वो स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से डिफेक्ट दोबारा नहीं होता है। और दूसरे तरह का मैश होता है, वो थोड़ा महंगा होता है, कॉस्टली होता है, जिसको कि हम लैप्रोस्कोपिकली यूज करते हैं, पेट के अंदर जाकर के लगाते हैं। उसको कंपोजिट मैश बोलते हैं। कंपोजिट मैश का मतलब हुआ कि वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, और कंपोजिट का मतलब हो कि एक से ज्यादा मटेरियल का वो बना रहता है। तो वो पार्शियली एब्जॉर्बेबल मटेरियल रहता है, पार्शियली नॉन एब्जॉर्बेबल मटेरियल होता है। पॉलीप्रोपिलीन बोलते हैं इसको। ठीक है, पॉलीप्रोपिलीन एंड हाइलोरिक एसिड का मिक्सचर होता है जिससे वो बनता है। तो वो एब्जॉर्बेबल मैश होता है, मतलब शरीर का जो आपका स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करके वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और यदि थोड़े दिन के बाद उसको आप देखना भी चाहेंगे तो वो बहुत मुश्किल से नजर आएगा, वो नजर भी नहीं आएगा। इस तरीके से वो फाइब्रोसिस होकर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्बेबल मैश। तो दो तरह का मैश होता है, एक नॉन एब्जॉर्बेबल मैश, एक एब्जॉर्बेबल मैश। तो एडवांस सर्जरी में हम ऑलवेज एब्जॉर्बेबल मैश यूज करते हैं, क्योंकि वो थोड़े दिन बाद शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है, और पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को डिस्कम्फर्ट या हेवीनेस ऑपरेशन साइट में जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। तो ये कितना सेफ है? ये 100% सेफ है, टेस्टेड है। कोई भी हम ह्यूमन बॉडी में यूज करते हैं इम्प्लांट, जैसे कि कार्डियक हफाल हो गया, तो वो जब तक कि एक निश्चित मापदंड टेस्टिंग क्राइटेरिया को क्रॉस नहीं करता है तब तक हम यूज नहीं करते। तो वो जो मैश है वो फुल्ली टेस्टेड वेरीफाइड और ह्यूमन यूज के लिए कंफर्टेबल होता है, तभी उसको यूज किया जाता है। तो जो भी मटेरियल इसमें यूज होता है वो इट इज कंफर्टेबल विथ ह्यूमन बॉडी, और वो किसी चीज से रिएक्शन ना करे, ऐसा जो क्राइटेरिया होता है उसको टेस्ट करने का, टेस्टिंग क्राइटेरिया सब क्रॉस करने के बाद ही इसको यूज किया जाता है। इसलिए ये 100% सेफ होता है। ठीक है, एक कॉमन प्रॉब्लम होता है मैश का इन्फेक्शन। वो मैश का इन्फेक्शन होता है कहीं बाहर से यदि इन्फेक्शन चला गया, जैसे हम ऑपरेट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट होता है, डिफरेंट वैरायटी का इंस्ट्रूमेंट होता है, ओटी का एनवायरनमेंट कैसा है, तो यदि बाहर से इन्फेक्शन मैश में चला गया
तो मेश इन्फेक्शन का पोस्ट ऑपरेटिवली चांसेस होता है। लेकिन आजकल जो इतने इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन, ओटी स्टेरिलाइजेशन के इतने एडवांस टेक्निक्स आ गए, इतने एडवांस मशीन्स आ गए हैं कि वो इन्फेक्शन ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। सर इसके कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है? कॉमन कॉम्प्लिकेशन किसी भी हर्निया रिपेयर का एक एक रूल है। सपोज कीजिए, जैसे मैंने पहले बताया, हर्निया मतलब डिफेक्ट। सपोज कीजिए एक डिफेक्ट है जो कि 5 सेंटीमीटर का डिफेक्ट है, ठीक है, उसमें से इंटेस्टाइन बाहर आ रहा है या ओमेंटम बाहर आ रहा है। तो 5 सेंटीमीटर के डिफेक्ट को रिपेयर करने के लिए हमको 15 सेंटीमीटर का मिनिमम मेश चाहिए, क्योंकि उस डिफेक्ट को यदि 5 सेंटीमीटर मानते हैं तो चारों तरफ से जो उसके कवर होगा मिनिमम 5 to 6 सेंटीमीटर के चाहिए, यानी कि 15 सेंटीमीटर का मेश लगेगा। एक रफ एस्टिमेशन है। यदि हम इसे छोटा मेश यूज करेंगे तो वो दोबारा होने के चांसेस है। तो हर्निया रिपेयर में दोबारा रिकरेंस जिसको बोलते हैं वो होने का चांसेस होता है। यदि टेक्निक जो लेट डाउन टेक्निक है उस टेक्निक से यदि हम करें तो रिकरेंस के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। लेकिन कुछ फॉल्टी टेक्निक या मेश माइग्रेट होकर एक जगह से दूसरे जगह चला गया, हम मेश को फिक्स करते हैं, सुचर मटेरियल से फिक्स करते हैं, टैकर लगा के फिक्स करते हैं। टैकर मतलब जैसे दीवार में कोई चीज लगाना तो काटी ठोक के लगाते हैं, नेल ठोक के लगाते हैं, कैलेंडर टाइम में कुछ। उसी तरह से मेश को फिक्स करने के लिए स्पेशल डिवाइस होता है जो कि मेश जिस मटेरियल का बना रहता है उसी मटेरियल का वो ही बना रहता है, जिसको कि टैकर बोलते हैं, ठीक है। तो टैकर जो यूज करते हैं वो ठीक से टैक नहीं किया या मेश माइग्रेट हो गया लगाते समय, या डिसप्रोपोर्शनेट साइज मेश का यूज किया, तो दोबारा हर्निया होने का चांसेस होता है। तो ये एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है हर्निया रिपेयर। सर एडवांस लेप्रोस्कोपी के बेनिफिट्स और लिमिटेशन क्या है? एडवांस लैप्रोस्कोपिक का लिमिटेशन ये है कि एडवांस मतलब मिनिमली इन्वेसिव। हम कम से कम इंसिजन लगा के हर्निया को रिपेयर करते हैं, या किसी किसी में इंसिजन नहीं भी लगा के उसको रिपेयर किया जाता है। कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेनिफिट है क्योंकि पेशेंट को किसी भी तरह का स्कार नहीं आता है, और हम लैप्रोस्कोपी से करते हैं तो उसमें स्टे बहुत कम होता है। कोई ऐसा स्मॉल साइज हर्निया है, अनकॉम्प्लिकेटेड हर्निया, तो हम सेम डे डिस्चार्ज कर सकते हैं पेशेंट को, तो उससे स्टे कम आएगा, तो कॉस्ट भी कम आएगा। किसी पेशेंट का जो नॉर्मल डे टू डे वर्क है उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एडवांसमेंट का यही फायदा है, एडवांस सर्जरी का यही फायदा है कि उसका हॉस्पिटल स्टे कम होगा, उसको किसी पेन कम होगा, ब्लीडिंग कम होगा, और किसी तरह का स्कार नहीं आएगा उसके बॉडी में। कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बेनिफिशियल है पेशेंट के लिए। और इसका डिमेरिट ये है कि एडवांस हर्निया में अब सपोज कीजिए किसी को बहुत बड़ा हर्निया है जिसको कि हम लॉस ऑफ डोमेन बोलते हैं, पूरा एब्डोमेन हर्निया में कन्वर्ट हो गया है, इतना बड़ा डिफेक्ट है, सपोज कि 20 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर का डिफेक्ट है, ऑलमोस्ट एब्डोमेन के सारे कंटेंट्स हर्निया में घुस गया है। तो ये हर्निया लैप्रोस्कोपी रिपेयर संभव नहीं है। इसको फिर टोटल एब्डोमिनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसको टीआर बोलते हैं, वैसे करते हैं। तो ये लिमिटेशन हुआ कि हम इतने बड़े हर्निया को लैप्रोस्कोपी के लिए एडवांस टेक्निक से नहीं कर सकते, उसको जब भी करना होगा कोई ओपन टेक्निक से ही करना होगा, तो ये लिमिटेशन। सर एडवांस लेप्रोस्कोपी टेक्निक की भूमिका हर्निया रिपेयर में क्या है? एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का सपोज कीजिए एडवांस इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं होता, जो लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ये नहीं होता, तो हम एडवांस प्रोसीजर नहीं कर पाते। तो एडवांस बाय द इन्वेंट और बाय द एडवांसमेंट इन इंस्ट्रूमेंट, मिनिएचराइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। पहले इंस्ट्रूमेंट छोटे होते थे, बड़े होते थे, आजकल वही इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल छोटा हो गया, तो ये एडवांसमेंट हो गया। तो एडवांस इंस्ट्रूमेंट हम बोलेंगे, जो भी एडवांस सर्जरी है, जो भी एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, ये गैजेट बेस्ड सर्जरी है। आपके पास एडवांस इक्विपमेंट्स एंड गैजेट है और ट्रेंड है तो आप कर सकते हैं, आपके पास नहीं है तो नहीं कर सकते हैं। इसलिए एडवांस इंस्ट्रूमेंट की वजह से हम एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, एडवांस हर्निया रिपेयर कर सकते हैं। सर आप लेप्रोस्कोपिक हर्निया में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ फ्यूचर को कैसे देखते हैं? देखिए बहुत सारा हर्निया है, एब्डोमिनल हर्नियास, ग्रॉइन हर्नियास, पेल्विक वॉल हर्नियास, जिसको कि पहले करने में 3 घंटा 4 घंटा लगता है, लेकिन अभी के ज़माने में रोबोटिक सर्जरी जब इंट्रोड्यूस्ड हुआ है इन सर्जिकल फील्ड्स, उसके वजह से हम 3D विजन देखते हैं, हमको 3 डायमेंशनल दिखाई देता है। हम कोई भी चीज़ ऑपरेट करें, वेदर इट इज़ हैंड ऑपरेटर और लैप्रोस्कोपिक ऑपरेटर, हमको सामने का चीज़ नजर आता है और सामने ऑपरेट करते हैं।
ठीक है, लेकिन बाय इंट्रोडक्शन ऑफ रोबोट इन द फील्ड ऑफ सर्जरी हम हमको थ्री डायमेंशनल दिखाई देता है उसमें, और सामने की चीज के अलावा हम पीछे की चीज को भी देख सकते हैं। हम पीछे उनका जो रोबोटिक आर्म होता है दैट रोटेट्स इन 360 डिग्री। तो 360 डिग्री रोटेशन की वजह से हम पूरे फील्ड को देख सकते हैं और उसमें ऑपरेशन बिल्कुल प्रिसाइज जीरो एरर टेक्निक से वो सर्जरी होता है। तो ये हम सपोज कि जो अभी हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से करते हैं सर्जरी, उसको यदि हम रोबोटिक सर्जरी से करेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, हम कम टाइम में कर पाएंगे, पेशेंट को किसी तरह का उसमें ऐसा जैसे कि मैंने बताया जीरो एरर टेक्निक, किसी गलती से भी ब्लीडिंग या फिर और किसी तरह का इंजरी होने का संभावना नहीं रहेगा। तो इसलिए जो रोबोटिक सर्जरी है उसके द्वारा हम हर्निया सर्जरी को यदि हम कनेक्ट करें रोबोटिक सर्जरी से, तो हम बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं। और उसमें जो सर्जरी हम 1 घंटा में करते हैं, हो सकता है वो सर्जरी हम 20 मिनट में कंप्लीट कर ले रोबोटिक सर्जरी द्वारा। तो ये एक एडवांसमेंट का एक एग्जाम्पल है। सर हम बात करें कोई पेशेंट अगर सर्जरी के लिए आ रहा है एडवांस या फिर रोबोटिक, तो पेशेंट आपके पास आ रहा है तो कितने दिन बाद वो डिस्चार्ज होके और नॉर्मल लाइफ अपना जी सकता है? दूसरा चीज की इसमें कॉस्ट क्या आएगा रोबोटिक सर्जरी एडवांस और लेप्रोस्कोपी दोनों के का? एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और बेसिक सर्जरी, इसमें कॉस्ट डिफरेंस तो है, क्योंकि हम इसमें जो मैश यूज करते हैं वो कॉस्टलीनेस होता है। जैसे कि मैंने बताया कि कंपोजिट मैश, इसमें कंपोजिट मैश यूज होता है। कंपोजिट मैश कंपेयर करेंगे कॉमन सर्जरी के कंपेयर में तो डबल कॉस्ट होता है, ऑलमोस्ट लेवल का कॉस्ट होता है। इसमें कॉस्ट तो होता है, लेकिन ऑन द काउंटर पार्ट हम देखेंगे तो ये ऑब्जर्वेबल में से पेशेंट को किसी तरह का डिस्कम्फर्ट, पोस्ट ऑपरेटिव पेन लाइफ लॉन्ग नहीं होता। तो हम इसके कॉस्ट को यदि पेशेंट का कंफर्ट से कंपेयर करें तो पेशेंट ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो इसलिए एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नो डाउट नॉर्मल कन्वेंशनल सर्जरी, कन्वेंशनल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से कॉस्टली है, और ये कॉस्ट डिफरेंस इतना भी नहीं है, हार्डली 30% का डिफरेंस होता है। तो आजकल लोग अवेयर हो गए हैं, बहुत लोगों के पास इंश्योरेंस है, बहुत लोग जो जानते हैं इनका बेनिफिट्स और लॉस एंड बेनिफिट्स, तो वो ऑप्ट करना चाहते हैं लैप्रोस्कोपिक से। यदि पेशेंट अवेयर है, उनको जानकारी दे दी जाए पहले से, तो वो ऑप्ट करते हैं लैप्रोस्कोपिक, एडवांस लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से ही कराना पसंद। वो अपने कामों पे कब वापस आ सकते हैं सर्जरी के बाद? सर्जरी के बाद सपोज आज मैंने एडमिट किया पेशेंट को, आज ऑपरेट किया, कल डिस्चार्ज किया, 2 दिन घर में रेस्ट लेके थर्ड डे ही कैन बी बैक टू हिज वर्क। तो उसको जो क्या बोलते हैं, उसको कार्य से रिलेटेड जो फाइनेंशियल लॉस होता है वो नहीं होगा। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने सारे साझा हमको जानकारी देने के लिए हर्निया पे और एडवांस लेप्रोस्कोपी पे। थैंक यू सो मच।